Good morning, all. Welcome to Learners Academy. Good morning. Screen sharing has failed to start. Please try again later. ये क्या हुआ? 1 second. चलो, अब बातें नहीं बिल्कुल. The topic name is random variables and its probability distribution. This is the fourth topic of the chapter. बातें नहीं please. This is the fourth topic of the chapter, and we can say exercise number 13.4 का official introduction है, जिसे बड़े ध्यान से सुनना है ना. 13.4 का ऑफिशियल इंट्रोडक्शन है. एक ही वीडियो में इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट कवर करेंगे है ना. तो देखो, टॉपिक के अंदर अब तक जो हमने चीजें सीखी हैं वो कौन कौन सी हैं. सबसे पहले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सीखी. देन द सेकंड थिंग वाज मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, और अभी लेटेस्ट हमने बायस थ्योरम, और साथ में उसके साथ टोटल प्रोबेबिलिटी भी सीखी है. ठीक है, अब रैंडम वेरिएबल और इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसी चीज है बेटा जो हम ऑलरेडी क्लास 10th 11th में करके आए हैं, बट उसको एक अलग नजरिए से अभी हम कर रहे हैं. अभी हमको उसको एक एक डेफिनेशन देके कर रहे हैं. राइट, हम पहले भी कर चुके हैं ये काम, लेकिन हमने उसको एक डेफिनेशन नहीं दी थी कि अच्छा ये रैंडम वेरिएबल होता है और इस तरीके से उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनती है. लेकिन अभी अपन क्या करेंगे, इसको एक डेफिनेशन फॉर्म में सीखेंगे. तो एक एक करके उठाते हैं. चलो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को एक बार साइड में रखो. सबसे पहले क्या है हमारे सामने चीज, रैंडम वेरिएबल. अब रैंडम वेरिएबल में भी एक काम करो पहले, चलो पहले वेरिएबल को उठाते हैं. वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वेरी करे दैट मीन्स बदले. जैसे हमारे मैथ्स में एक्स एंड वाई जनरल वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यू बदलती रहती है, और वेरिएबल्स भी हो सकते हैं. वेरिएबल मतलब कोई भी ऐसी चीज जो बदले. और रैंडम का मतलब, रैंडम वर्ड कहाँ से एसोसिएट होकर आया? रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएट होकर आया है ना. अभी हम प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं तो वहां पे रैंडम वर्ड कहाँ से निकल के आया? रैंडम एक्सपेरिमेंट से. कोई भी एक्सपेरिमेंट रैंडमली कर रहे हैं, वहां से ये वर्ड निकल के आया. तो अब आप इन दोनों को कनेक्ट करो. किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट से किसी वेरिएबल को एसोसिएट कर दें तो उस वेरिएबल को कहते हैं रैंडम वेरिएबल. समझ आया? किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट से किसी वेरिएबल को एसोसिएट या लिंक कर दें या रिलेट कर दें तो उस वेरिएबल को, उस एक्स नामक वेरिएबल को हम क्या कहेंगे? रैंडम वेरिएबल. अब ये कैसे करें? कैसे हम एक रैंडम एक्सपेरिमेंट को किसी वेरिएबल से अटैच कर दें, क्यों करें और कैसे करें? तो देखो, एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं. लेट अस से मैंने कहा कि एक कॉइन को हम 2 बार ही टॉस करेंगे. कितनी बारी टॉस करेंगे? टॉसिंग अ कॉइन ट्वाइस. टॉसिंग अ कॉइन ट्वाइस. 2 बारी हमको कॉइन को टॉस करना है. सो टेल मी व्हाट विल बी द सैंपल स्पेस. इजी एग्जांपल लिया है मैंने टू स्टार्ट विथ. बोलना सैंपल स्पेस. एच एच, एच टी, टी एच, टी टी. फाइन. ओके. अब मैंने x नामक वेरिएबल लिया. वैसे अपन x ऐसे स्मॉल लेटर में लेते हैं, लेकिन यहां पे इसको कैपिटल लेटर्स में लेंगे. मान लो मैंने x नामक वेरिएबल को इस रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएट करना चाहा. तो कैसे एसोसिएट करें? मैं मर्जी है जैसे एसोसिएट, मैं एक्स को कुछ भी डिफाइन कर सकता हूं, लेकिन एसोसिएटेड इस सैंपल स्पेस से होना चाहिए. जैसे मैंने एक्स को एसोसिएट किया, एक्स को डिफाइन किया नंबर ऑफ हेड्स. कैसे एसोसिएट किया बोलो? अच्छा, ऑब्वियसली एक्स एक वेरिएबल है तो ये एक रियल नंबर होना चाहिए. क्या होना चाहिए? ये एक क्या होना चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए. ओके. सो नंबर ऑफ हेड्स जो भी वैल्यू होगी वो एक रियल नंबर होगी. होगी नहीं होगी? तो अब आप बताओ, एक्स को अगर मैं नंबर ऑफ हेड्स कहूं और इस सैंपल स्पेस से एसोसिएट कहूं करूं, तो एक्स की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं? इस सैंपल स्पेस से एसोसिएट करके देखो कि नंबर ऑफ हेड्स क्या क्या हो सकते हैं. सोचो. अंश इधर स्क्रीन पे ध्यान दे, बुक को भूल जा. ओनली 1 और 2. क्यों जीरो नहीं हो सकता? जीरो भी हो सकता है. नंबर ऑफ हेड्स यहां पे देखो. चलो पहले वाले सैंपल स्पेस को पकड़ो. इसमें नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं? 2. इसमें नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं? इसमें नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं? 1. इसमें नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं? तो एक्स की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हुई? 0 1 2. 0 1 2. दिस आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स. समझ में आया? इसको मैं सेट उसमें डाल दूंगा, रोस्टर फॉर्म में एक सेट बना के डाल दूंगा. तो एक्स की ये पॉसिबल वैल्यूज हो गई. कोई कहे कि सर आपने यहाँ पे नंबर ऑफ हेड्स 2 लिखा, लेकिन वहां पे नंबर ऑफ टेल्स 2 है ना, उसका क्या करोगे? तो नंबर ऑफ टेल्स से मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूं ना, मैं इंटरेस्टेड ही नंबर ऑफ हेड्स से हूं. मैंने एक्स को डिफाइन ही नंबर ऑफ हेड्स से किया है. तो मैं हर एक सैंपल पॉइंट को तो उठाऊंगा, लेकिन हर एक सैंपल पॉइंट पे नंबर ऑफ हेड्स को ही पकड़ूंगा, नंबर ऑफ टेल्स की बात नहीं करूंगा. तो समझ में आया कि पहले इंप्रेशन में समझ में आया कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है? एक ऐसा रियल नंबर होता है जो किसी सैंपल एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट से, सैंपल स्पेस से एसोसिएट किया जाता है. तो सर फिर इस वाले टॉसिंग ए कॉइन ट्वाइस से कितने हम रैंडम वेरिएबल एसोसिएट कर सकते हैं?
इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल्स एसोसिएट कर सकते हैं। मेरी मर्जी होगी एक्स को वो डिफाइन कर दूंगा। मैं कल को एक्स को नंबर ऑफ टेल्स भी रख सकता हूँ। मैं एक्स को ये भी रख सकता हूँ नंबर ऑफ हेड्स प्लस नंबर ऑफ टेल्स। मैं एक्स को ये भी रख सकता हूँ नंबर ऑफ हेड्स और नंबर ऑफ टेल्स का डिफरेंस। मैं भी रख सकता हूँ नंबर ऑफ हेड्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टेल्स। ओके। सो इनफाइनाइट नंबर ऑफ डेफिनेशंस मैं एक्स को दे सकता हूं एक ही एक्सपेरिमेंट से रिलेट करते हुए। बट जो भी डेफिनेशन दूं उसमें हर एक सैंपल पॉइंट इन्वॉल्व होना चाहिए। ऐसा नहीं है मैंने एक्स की एक ऐसी वैल्यू रख दी और उसमें मैंने किसी एक सैंपल पॉइंट को तो टच ही नहीं किया, उसे एसोसिएट ही नहीं किया, तो वो रैंडम वेरिएबल नहीं माना चाहिए। नहीं माना जाएगा, है ना। रैंडम वेरिएबल वही माना जाएगा जो हर एक सैंपल पॉइंट उस रैंडम वेरिएबल से गुजर के आया है और एक एक्स की एक रियल नंबर की फॉर्म में वैल्यू दे रहा है। रियल नंबर की फॉर्म जैसे 0 1 2 एक रियल नंबर है या नहीं, बताओ। क्लियर है। तो एक्स समझ में आया, रैंडम वेरिएबल समझ में आया। सबको समझ में आया। रैंडम वेरिएबल क्या है? एक रियल नंबर है जिसको हम एक्स से डिनोट कराएंगे। और वो क्या करता है? वो एक सैंपल एक्सपेरिमेंट से एसोसिएट हो, रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएट होता है, इसलिए उसका नाम रैंडम वेरिएबल रखा गया। वैसे वो एक वेरिएबल ही था लेकिन उसका नाम रैंडम वेरिएबल क्यों रखा गया? रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएट हुआ। वो आंसर में क्या देगा? एक रियल नंबर। वो आंसर क्या देगा? चलो हमने फंक्शन रिलेशंस एंड फंक्शन सीखा है, तो रिलेशंस एंड फंक्शंस में फंक्शंस वाला पोर्शन उठाते हैं। फंक्शन क्या होती है? एक ऐसी मशीन होती है जिसमें एक इनपुट दो और एक आउटपुट आता है। हर एक इनपुट का आउटपुट आना जरूरी है। प्लस एक इनपुट के दो आउटपुट नहीं आ सकते, दो इनपुट के एक आउटपुट आ सकता है। वही सारा काम ये एक्स करता है। देखो एक्स एक ऐसी मशीन है, इधर देखो स्क्रीन पे। एक्स इज अ मशीन। इसके अंदर एक इनपुट दो और एक आउटपुट आता है। जैसे मैंने अच्छा इनपुट में क्या देंगे हम? ये सैंपल पॉइंट्स, ये सैंपल पॉइंट्स हम इनपुट में देंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैंने एच एच इनपुट दिया तो आउटपुट में 2 निकला, क्योंकि एच एच में दो नंबर ऑफ हेड्स हैं। अभी जो एक्स की डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग कह रहा हूं। इस समय जो एक्स की डेफिनेशन है नंबर ऑफ हेड्स वाली, तो उसमें मैं एच एच को अंदर डालूंगा तो 2 निकलेगा। मुझे बताओ अगर मैं एच टी को अंदर डालूंगा तो क्या निकलेगा? 1 निकलेगा। टी एच को अंदर डालूंगा तो क्या निकलेगा? बोलो 1 निकलेगा। टी टी को अंदर डालूंगा तो बोलो क्या निकलेगा? 1 निकलेगा। हर एक सैंपल पॉइंट की, सॉरी 0, हर एक सैंपल पॉइंट की एक इमेज बन रही है। हर एक सैंपल पॉइंट की एक इमेज बन रही है। ओके, दूसरी चीज, एक सैंपल पॉइंट की एक ही इमेज बन रही है या दो बन रही है? एक ही बन रही है ना। एक सैंपल पॉइंट की तो एक ही बन रही है ना। जैसे एच एच की इमेज अगर 2 है तो कल को एच एच की इमेज बदल तो ना सकती है, 2 की 2 ही रहेगी। हाँ, दो की एक बन सकती है लेकिन एक की दो नहीं बन सकती है। तो ये एक्स जो भाई साहब है, ये फंक्शन की हर एक परिभाषा को फुलफिल कर रहे हैं। तो एक्स को मैं कहूंगा एक्स इज अ फंक्शन। रैंडम वेरिएबल एक्स क्या है? एक डेफिनेशन, मतलब प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें जो इट इज अ फंक्शन। बट एक चीज सुनो, इसका जो डोमेन है, इसका जो डोमेन है वो रियल नंबर नहीं है, नहीं है ना। लेकिन इसकी जो रेंज है वो रियल नंबर है। बताओ, आंसर में रियल नंबर निकल के आएगा। इनपुट में रियल नंबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कल को यहां पर भी रियल नंबर्स आ सकते हैं, मतलब सैंपल स्पेस ऐसा भी तो बनता है जिसके अंदर रियल नंबर्स हो। तो अगर सैंपल स्पेस ऐसा बने जिसके अंदर रियल नंबर्स हो तो रियल नंबर्स ही डालेंगे और आउटपुट में रियल नंबर्स निकलेगा। तो क्या समझे? डोमेन तो रियल नंबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, बट रेंज 100% क्या होगी? रियल नंबर होगी। ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं? ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं जिसकी डोमेन की गारंटी नहीं है रियल नंबर हो या ना हो, लेकिन रेंज रियल नंबर है? यस, वेरी गुड, रियल वैल्यूड फंक्शन। क्या कहते हैं? रियल वैल्यूड फंक्शन। और जिसकी डोमेन और रेंज दोनों रियल नंबर होती है उसको क्या कहते हैं? रियल फंक्शन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? तो एक्स एक एक्स रैंडम वेरिएबल रियल वैल्यूड फंक्शन है, बट ये रियल फंक्शन नहीं है क्योंकि इसकी डोमेन जो है नॉन रियल भी हो सकती है लेकिन रेंज रियल नंबर आने की गारंटी है। रियल वैल्यूड फंक्शन मतलब जिसकी वैल्यू रियल नंबर हो, फंक्शन की वैल्यू रियल नंबर यानी रेंज रियल नंबर हो। यहां तक जो भी चीज समझाई, समझ में आई अच्छे से? फर्स्ट इंप्रेशन में समझ में आया। अब दूसरे टॉपिक को पकड़ो। इसको जब मैंने कट कर दिया था तो ऐसा नहीं, इसको कट ही रहने देना है। अब दूसरा टॉपिक क्या है? इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस एक्स की प्रोबेबिलिटी भी बताओ। इस एक्स की प्रोबेबिलिटी भी बताओ। तो ये तो सैंपल पॉइंट्स है ना। एक्स की वैल्यू क्या बताना जरा? एक्स की वैल्यू ये है 0 1 2। देखो, सैंपल पॉइंट्स की प्रोबेबिलिटी नहीं बतानी हमको, इस एक्स की प्रोबेबिलिटी बतानी है। यानी एक्स की जो वैल्यूज मिली है, पॉसिबल वैल्यूज क्या मिली है एक्स की? 0 1 2। तो इसकी हमको क्या बतानी है? प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो 0 आने की प्रोबेबिलिटी का मतलब ये हो गया कि टीटी की प्रोबेबिलिटी, और टीटी की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/4। 1 आने की प्रोबेबिलिटी में इन दोनों की प्रोबेबिलिटी ऐड होगी क्योंकि 1 इन दोनों सैंपल पॉइंट्स पे मिला था, तो 2/4। और 2 आने की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि जो जिस सैंपल पॉइंट पे 2 मिला था, एच एच पे मिला था, तो एच एच की प्रोबेबिलिटी जो होती है 1/4। तो आप देखो, जब अपन एक्स को डिफाइन कर देंगे, एक्स की पॉसिबल वैल्यूज लिख देंगे, उन पॉसिबल वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी लिख देंगे, तो प्रोबेबिलिटी का सम 1 आएगा ही आएगा।
क्योंकि जैसा कि मैंने कहा एक्स से हर एक सैंपल पॉइंट गुजर के आएगा, तो जब सारे की प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो हर एक सैंपल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी एड ऑन होगी और पूरा सैंपल स्पेस ऑक्यूपाई हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। इज दिस थिंग क्लियर टू यू? तो इन शॉर्ट हमने क्या किया, हमने एक सैंपल स्पेस को किसी एक्स नामक रैंडम वेरिएबल में चेंज किया, एक्स नामक रैंडम वेरिएबल में चेंज किया। जैसे ऊपर इस वाले एक्सपेरिमेंट में सैंपल स्पेस क्या था, एच 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 टी टी एच टी टी, लेकिन एक्स की वैल्यूज क्या बनी, 0 1 2। तो ये यहां से यहां कन्वर्जन समझ रहे हो, यहां से यहां कन्वर्जन समझ रहे हो, सैंपल स्पेस जो भी हो आप तो एक रियल नंबर में चेंजेस कर दो, और फिर फाइनली उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी किया। उस रैंडम वेरिएबल का क्या किया, क्या किया बता, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी किया। तो इस चीज को हम कहते हैं रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगर अपन ने एक्स की वैल्यू लिख दी, सामने उसकी प्रोबेबिलिटी लिख दी, तो ये एक टेबल की तरह दिखाई दे रहा है, टेबल। जैसे अपन स्टैटिस्टिक्स, अच्छा ये मैं बताना भूल गया, ये जो एक्सरसाइज है ना, ये स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का कॉम्बो पैक है। क्योंकि इस साल स्टैटिस्टिक्स नामक कोई चैप्टर नहीं है अलग से, तो आप उस चैप्टर को मिस कर रहे होंगे, क्योंकि 11th 9th से आ रहा है स्टैटिस्टिक्स, फिर 10th में भी आया स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, फिर 11th में भी आया, 9th में क्या आया, 9th में जस्ट जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ मीन मीडियन है ना, 10th में डिटेल्ड में मीन मीडियन मोड्स मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, 11th में मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। तो अब स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी का कॉम्बो पैक, यानी कि अब कोई नई चीज नहीं आएगी, वही 9th 10th की चीजें आएंगी 11th की, लेकिन वो प्रोबेबिलिटी के साथ कॉम्बो पैक होके आएंगी, ठीक है। तो अभी हम याद करो 9th 10th में हम एक वर्ड यूज करते थे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, याद है आपको? एक वर्ड टर्म यूज करते थे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्या होता थी, अलग अलग क्लास इंटरवल को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट कर दो और एक टेबल बना दो। तो अभी क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अभी क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी। तो ये एक्स बनाया आपने, एक्स की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट कर दी, जैसे एक्स की वैल्यू 0 1 2 3, तो 0 की प्रोबेबिलिटी ये, 1 की ये, 2 की ये, तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो ये से जो टेबल बनेगी, यहाँ पे एक्स लिख दो, यहाँ पे उसकी प्रोबेबिलिटी लिख दो, ये जो टेबल बनेगी इस टेबल को क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब टेबल बनी है तो मीन भी निकलेगा, जैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनने के बाद मीन निकलता था, तो यहाँ पर भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन गई, तो क्या निकलेगा उसका, मीन भी निकलेगा, मीन निकल के वेरिएंस भी निकलेगा, वेरिएंस निकल के स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकलेगा। समझ गए? क्लियर है सारी बातें यहां तक? अब यहां पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में मीन को एक्सपेक्टेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हमेशा मीन को एक्सपेक्टेशन नहीं बोला जाता, मीन तो मीन ही रहता है, मीन मतलब एवरेज। लेकिन एक इस ऐसी चीज का मीन जिसमें आप उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, इसलिए उसको एक्सपेक्टेशन बोला जाता है। ठीक है, अब मैं आपसे कहूं कि यार इसमें 1 आने के, एक्स की वैल्यू 1 आने के, यानी कि नंबर ऑफ हेड्स 1 आने की क्या एक्सपेक्टेशन है, तो मैं आपसे मीन पूछ रहा हूं, 1 की मतलब उस टेबल के अंदर 1 आने की एक्सपेक्टेशन पूछ रहा हूं, दैट मीन 1 के हिसाब से क्या मीन है वो पूछ रहा हूं, एवरेज पूछ रहा हूं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का एवरेज पूछ रहा हूं भाई, अंदाजन कितनी प्रोबेबिलिटी उसकी आ सकती है। तो हम वही काम करेंगे जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में हम अर्थमेटिक मीन निकालते थे, अभी अपन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में वही अर्थमेटिक मीन निकालेंगे। और मीन निकालने का फॉर्मूला तो हर जगह एक ही रहता है, सबको टोटल करो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी एवरेज निकाल लेना। समझ में आया? तो इन शॉर्ट क्या करना है, सब कुछ डिस्कस हो गया, अब फटाफट से चलते हैं नोट्स पे। हाँ जाओ। यस, एक्स की डेफिनेशन जो भी आप रखोगे वो ऐसी होनी चाहिए जिससे हर एक सैंपल पॉइंट गुजर सके, मतलब एक्स उसमें हर एक सैंपल पॉइंट उसकी डेफिनेशन में जस्टिफाई हो सके। आप एक्स की ऐसी डेफिनेशन नहीं रख सकते कि कुछ एक सैंपल पॉइंट्स तो उससे गुजर के होके आ ही नहीं सकते, मतलब एक ऐसी मशीन नहीं बना सकते जिसमें सारे सैंपल पॉइंट ना डल सके, हर एक सैंपल पॉइंट डलना चाहिए। क्योंकि अगर कोई भी सैंपल पॉइंट को वो मशीन लेने से मना करती है तो वो तो एक फंक्शन ही नहीं है, क्योंकि फंक्शन डोमेन से किसी पॉइंट को मना नहीं कर सकती। फंक्शन क्या होती है, हर एक की इमेज हो। अगर किसी की इमेज ही नहीं है, डोमेन में कोई ऐसा एलिमेंट बैठा है जिसकी इमेज ही नहीं है, तो वो फंक्शन नहीं, वो रिलेशन है। वो क्या है, रिलेशन है। तो आपको एक्स की ऐसी डेफिनेशन देनी पड़ेगी जिसके अंदर हर एक सैंपल पॉइंट प्रोसेस हो सके और प्रोसेस होके एक रियल नंबर आंसर दे सके। ओके, ठीक है, क्लियर। तभी तो उसकी प्रोबेबिलिटी का सम बनाएगा, क्योंकि पूरा सैंपल स्पेस उसमें ऑक्यूपाई हो रहा है। तो ले दे के आपको सैंपल स्पेस तो एक बार सोचना ही
पड़ेगा। तभी तो आप उसके हिसाब से फिर रैंडम वेरिएबल सोचोगे, और रैंडम वेरिएबल सोचोगे उसके हिसाब से उसकी प्रोबेबिलिटी सोचोगे, प्रोबेबिलिटी सोचोगे, टेबल बनाओगे, मीन निकालोगे, वेरिएंस निकालोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन। मतलब ये कारवा स्टैंडर्ड डेविएशन पे आके खत्म होता है। एक एक्सपेरिमेंट दे दिया, उससे पहले आप सैंपल स्पेस बनाओ, सैंपल स्पेस से इसकी एक्स को डिफाइन वो खुद करके देगा क्वेश्चन। भाई आप एक्स की डेफिनेशन ये मान लेना, ठीक है, एक्स इज अ नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ टेल्स, जो भी वो डेफिनेशन देता है उसके हिसाब से टेबल बनाएंगे। टेबल बना के मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन ये सब निकालोगे, तब जाके ये कारवां खत्म होगा। तो 4 मार्कर क्वेश्चन ऐसा बनता है जिसमें वो सब कुछ निकलवा देता है, लास्ट स्टैंडर्ड डेविएशन तक सारी चीजें वो आपसे निकलवा लेगा। ओके, चलो कम टू द नोट सेक्शन। अब इसको थोड़ा ऑथेंटिकली पढ़ रहे हैं, थोड़ा रफली लिखा हुआ है, आइए। देखो, रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की जर्नी कहां से स्टार्ट होती है? इसकी जर्नी स्टार्ट होती है एक रैंडम वेरिएबल एक्स मानने से। फिर उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो एक टेबल बन जाती है जिसका एक कॉलम रहता है एक्स, दूसरा कॉलम रहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। यहाँ पे एक्स आई आ जाता है, मतलब x1, x2, x3, x4। ठीक है, एक्स की जो भी पॉसिबल वैल्यूज है, जैसे हमारे केस में कौन सी थी, 0, 1, 2, तीन वैल्यूज थी ना, तो ज्यादा भी हो सकती हैं। तो एक्स की सारी पॉसिबल वैल्यूज यहाँ आ जाएंगी। और उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे जीरो की प्रोबेबिलिटी अभी हमने 1/4 ली थी, वन की क्या ली थी, 1/2 ली थी, और इसकी 1/4 ली थी। तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नीचे आ जाएगा, ऐसे एक टेबल बन जाएगी। ऊपर तो एक्स की पॉसिबल वैल्यूज आ जाएंगी, नीचे क्या हो जाएंगी, उसकी प्रोबेबिलिटीज आ जाएंगी। फिर उसके बाद हम मीन ऑब्लिक एक्सपेक्टेशन निकालेंगे, दोनों का मतलब एक ही। और यहाँ पे उसको डिनोट कराने के लिए, जैसे वैसे मीन को हम एक्स बार से डिनोट कराते थे, राइट, लेकिन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की दुनिया में मीन को हम ई ऑफ एक्स बोले तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, और या फिर दूसरा जो लेटर है वो है म्यू, तो म्यू रीड करते हैं, कैसे रीड करते हैं, म्यू। तो म्यू से हम डिनोट कराएंगे या फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स से डिनोट कराएंगे। किसी ने कहा म्यू निकालो, दैट मीन्स वही मीन निकालो, या फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालो। एक बार मीन या एक्सपेक्टेशन निकल गया तो फिर नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो आएगा वेरिएंस, और खत्म होगा ये स्टैंडर्ड डेविएशन पे। वेरिएंस को हम डिनोट कराएंगे वी ए आर ऑफ एक्स, या फिर एक और इसका नोटेशन है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। अभी आप पढ़ोगे कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो एक्चुअली वेरिएंस का ही रूट होता है, ये तो आपने पढ़ा भी होगा, शायद 11th में पढ़ा होगा ना। तो वेरिएंस इसका स्क्वायर होगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का अगर नोटेशन ऐसे है, इसको पढ़ते हैं सिग्मा ऑफ एक्स। कैसे पढ़ते हैं इसको, सिग्मा ऑफ एक्स। अक्सर बच्चे इसको सिग्मा मानते हैं, जबकि ये समेशन होता है। ये क्या होता है, समेशन, सिग्मा ये होता है, राइट। तो इसको स्टैंडर्ड डेविएशन को हम सिग्मा ऑफ एक्स से डिनोट कराएंगे, तो वेरिएंस उसका स्क्वायर होता है, तो सिग्मा ऑफ एक्स का स्क्वायर, इस तरीके से भी वेरिएंस को डिनोट करा सकते हैं। या फिर वेरिएंस को सिंपली लिख सकते हैं वेरिएंस ऑफ एक्स, VAR ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये तो एक चार्ट बन गया कि हमको शुरू से इस एक्सरसाइज में क्या क्या चीजें करनी है। ओके, नाउ लेट अस डिफाइन व्हाट इज अ रैंडम वेरिएबल। पढ़ते हैं रैंडम वेरिएबल। ए रैंडम वेरिएबल, जैसा कि आयुष ने कहा, इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन। इट इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन जिसकी डोमेन तो सैंपल स्पेस है ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, लेकिन को डोमेन जो है रियल नंबर होंगे या रियल नंबर का कोई सबसेट होगा। जैसे अभी 0, 1, 2 था, तो 0, 1, 2 रियल नंबर का एक सबसेट था। तो रेंज क्या होगी, मतलब को डोमेन क्या होगी, जहां से आंसर्स लेने मुझे उस फंक्शन के वो होंगे रियल नंबर्स, जहां से मुझे इनपुट्स लेने वो क्या होगा, किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस। अब सैंपल स्पेस ऐसा भी हो सकता है जो रियल नंबर फॉर्म में हो और नॉन रियल नंबर फॉर्म में हो। तो अब गारंटी नहीं है ना कि रियल नंबर फॉर्म में होगा, इसलिए इसको रियल फंक्शन ना कह के रियल वैल्यूड फंक्शन ही अभी तक डिक्लेयर किया गया है। आगे चले। वी कैन एसोसिएट वन और मोर देन वन रैंडम वेरिएबल्स टू अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक ही रैंडम एक्सपेरिमेंट से एक या एक से ज्यादा रैंडम वेरिएबल्स भी एसोसिएट किए जा सकते हैं। जैसे अभी इसी एक्सपेरिमेंट में नंबर ऑफ टेल्स निकाल के एक और रैंडम वेरिएबल बना दूं। अब अगर एक ही एक्सपेरिमेंट से दो रैंडम वेरिएबल्स एसोसिएट होंगे, तो उसको एक को एक्स कहेंगे तो दूसरे को वाई कहना पड़ेगा, एक चीज याद रखना। समझ गए? जैसे एक्स डिफाइन कर दिया मैंने नंबर ऑफ हेड्स, तो अगर मेरे को नंबर ऑफ टेल्स उसी रैंडम एक्सपेरिमेंट से एक और रैंडम वेरिएबल लेना है, तो मैं उसको वाई से डिनोट कराऊंगा। इस तरीके से वो लेटर्स चेंज हो जाएंगे, राइट। रैंडम वेरिएबल इज डिनोटेड बाय द लेटर्स, कैपिटल लेटर्स एक्स वाई जेड एक्सेट्रा, इस तरीके से वो डिनोट किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। तो रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन क्लियर है। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल क्या कहता है? द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल एक्स इज अ टेबल ऑफ टू कॉलम्स। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एक ऐसी टेबल होती है जिसमें दो कॉलम्स लेंगे, इन विच वन कॉलम विल कंटेन ऑल दोज वैल्यूज ऑफ एक्स विच एक्स कैन टेक। एक्स कौन सी वैल्यूज ले सकता है वो सारे एक कॉलम में आ जाएंगी। एंड द अदर कॉलम कंटेन्स द रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल दोज वैल्यूज ऑफ एक्स। उन सारे एक्स की वैल्यूज की रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज आ जाएंगी। इस तरीके की एक टेबल बनेगी, एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, यहाँ पे x1, x2, x3 अप टू xn कितने भी वैल्यूज हो सकती है, और यहाँ पे उसकी प्रोबेबिलिटी p(1), p(2), p(3) एंड अप टू pn। ओके, एनी डाउट्स टिल नाउ? ओके, एक टेबल बनाने तक आ चुके हैं अब अपन। टेबल बना दी तो नेक्स्ट पार्ट क्या होगा बोलो? अच्छा, ऑब्वियसली
हर एक एक्स की वैल्यू की प्रोबेबिलिटी जो भी हम निकाल रहे हैं पी आई, मतलब पी आई यहाँ पे P1 भी हो सकता है, P2 भी हो सकता है, वो ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। मान लो प्रोबेबिलिटी इसकी x2 की प्रोबेबिलिटी जीरो है, तो आप इसको ले ही क्यों रहे हो, फिर आप x1 के बाद सीधे x3 लो। मतलब आप टेबल में वही एलिमेंट्स डालेंगे जिसकी प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन जीरो हो। जो x की वैल्यू आना पॉसिबल, जैसे अभी मेरी x की वैल्यू क्या आई थी, 0 1 2, जीरो की प्रोबेबिलिटी क्या आई थी बोलो, 1/4, और 1 की प्रोबेबिलिटी क्या आई थी बोलो, 2/4, और 2 की क्या आई थी, 1/4। मैं कहूँ सर एक काम करो, 3 भी ले लो, उसकी प्रोबेबिलिटी जीरो ले लेना, तो ले ही क्यों रहा है फिर। भाई एक्स की वैल्यू 3 भी ले लो, कि नंबर ऑफ हेड्स 3 भी आ सकते हैं, आ ही नहीं सकते नंबर ऑफ हेड्स 3। तो मैं ले तो लेता हूँ, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी जीरो ले लेता हूँ। तो ऐसा नहीं करना है कि जबरदस्ती एक्स की वैल्यूज को बढ़ाना है, टेबल को बढ़ाना है। और प्रोबेबिलिटी जिसकी कुछ तो है, मतलब जिसका कुछ भी आना पॉसिबल तो है, उसी को आपको इस टेबल में जगह देनी है, समझ गए। और दूसरी सारी प्रोबेबिलिटीज का सम ऑब्वियसली क्या आएगा, वन आएगा। समेशन पी आई क्या आएगा, वन, वेयर आई की वैल्यू 1 to n वेरी करती है, मतलब P1 P2 P3 P4, ये सब का सम क्या आएगा, वन आएगा। समेशन डिस्ट्रीब्यूट करना आता है ना आपको, समेशन नोटेशन। जैसे पी आई पे समेशन लगा हुआ है, दैट मीन्स आई की वैल्यू 1 to n लो, P1 P2 P3 P4, और उनका सबका करना है आपको सम। समेशन डिस्ट्रीब्यूट करना शायद बीच में सिखाया भी था आपके बैच में भी, कुछ दिन पहले। नहीं सिखाया, सिखाया था अभी कुछ एक टॉपिक है, किसमें आया था, बेस थ्योरम में सिखाया है ना अभी, हाँ बेस थ्योरम में सिखाया है ना, कि हम कैसे समेशन नोटेशन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बड़े एक्सप्रेशन का समेशन को हम छोटे फॉर्म में समेशन नोटेशन में लिख सकते हैं। बोलो लक्ष्य याद नहीं है। देखो इधर देखो, समेशन पी आई लिखना है मुझे, क्या लिखना है, समेशन पी आई। तो आई की वैल्यू 1 से लेके n तक है, इसका मतलब है आई की वैल्यू बदलते जाओ, 1 से लेके n बदलो। फिर आई की वैल्यू 1 ला ली, फिर आई की वैल्यू 2 डाली, फिर आई की वैल्यू 3 डाली, फिर आई की वैल्यू 4 डाली, ऐसे करते करते और लास्ट में n तक लेके जाओ, और फिर सबका कर दो सम। तो या तो मैं ये बात कहूँ, ये लंबी चौड़ी बात कहूँ, या फिर मैं इसे शॉर्ट में लिखूं, बात एक ही होती है। ये होता है समेशन नोटेशन का मीनिंग। ठीक है, यानी कि पी आई नामक एलिमेंट्स को जोड़ना है, दूसरे शब्दों में कहूं पी आई कॉलम को ऐड करना है। पी आई एक कॉलम बना हुआ है एक टेबल के अंदर, उस कॉलम को क्या करना है, ऐड करना है। उस पी आई कॉलम में जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे ये पी आई वाला कॉलम ये वाला है, इसको क्या करना है, ऐड करना। तो इनका ऐड एडिशन करेंगे तो क्या मिलेगा, वन मिलेगा। फॉर ऑल आई इक्वल टू 1 2 3 अप टू एन, आई की वैल्यू 1 से लेके एन तक लेनी है। ठीक है, टेबल बनने तक का काम हो गया। अब चलते हैं मीन या फिर एक्सपेक्टेशन। The mean or the expectation of a random variable x is the weighted average of all the possible values of x, where weights are given as the respective probability of all the possible values of x। थोड़ा बहुत समझ आया होगा, थोड़ा बहुत नहीं आया होगा। तो चलो कुछ अलग बात करते हैं, एक बार टॉपिक से हटके फिर इस पे वापस आते हैं। देखो सपोज करो मैंने आपसे पूछा कि आपके अभी रिजल्ट क्या रहा, आपका रिजल्ट बताओ डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। तो आपने क्या कहा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तीन मेन सब्जेक्ट्स चलते हैं आपके मैक्सिमम बच्चों के, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स, तीन सब्जेक्ट की बात करते हैं, राइट। तो आपने क्या कहा कि सर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है, या फिर एक काम करो दूसरे एंगल से देखते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से नहीं देखते हैं, एक ही सब्जेक्ट पकड़ते हैं, क्या पकड़ते हैं अपन, एक ही सब्जेक्ट। मैथ्स का आपका स्कोर क्या रहा मैंने पूछा। तो सपोज करो आप बोर्ड्स देके आए हो, बोर्ड्स देके आए हो तो उसमें ऐसे नहीं चलता सेट ए सेट बी सेट सी, दो तीन चार पांच सेट चलते हैं। ठीक है, तो मान लो यह है सेट ए, यह है सेट बी, और यह है सेट सी, और ये सेट डी, चार सेट ले लेते हैं ना। तो सेट ए वाला कोई बच्चा है आपके यहाँ पे, उसके मान लो 100 में से फॉर एन एग्जाम्पल 90 मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, सेट बी में मान लो किसी के 80 आ रहे हैं, और सेट सी का भी कोई बच्चा है जिसने एग्जाम दिया, उसका सेट सी निकल के आया लकीली, तो उसके मान लो 95 आ रहे हैं। और सेट डी वालों के ऐसे ले लो, सपोज करो 70 आ रहे हैं। ठीक है, तो मैंने सेट डी वाले से पूछा कि भाई साहब आपके कम क्यों आए, आप भी इसी क्लास में पढ़ के गए, आपके कम क्यों आए। तो सेट डी वाले ने एक लॉजिक दिया कि सर मेरा पेपर डिफिकल्ट था। ऐसा आप लोग भी लॉजिक सोचते होंगे, देखते होंगे, बातचीत करते होंगे कि सेट डी डिफिकल्ट था या सेट ए डिफिकल्ट था, इस तरीके के लॉजिक्स आपने दिए। ठीक है, मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं होता है, सबके बराबर आता है। आपने कहा कि वो सेट डी वाला अड़ा हुआ है अपनी जगह, नहीं नहीं सर ऐसा नहीं है, मेरा डिफिकल्ट था, आप खोल के देखो। ओके, तो इस बात की जब तहकीकात की गई तो पता लगाया गया कि वाकई में सेट डी का क्या था, डिफिकल्ट था। सेट सी का सबसे आसान था, सेट ए का उससे आसान था, और सेट बी का मतलब सारे बच्चों ने अच्छा किया है, पर वो पेपर ही डिफिकल्टी लेवल ही डिफरेंट था। तो अब उनका फाइनल स्कोर में तो डिफरेंस आ गया। तो सेट डी वाले को तो कायदे से फिर अन्याय हो गया उसके साथ। भाई जब पेपर सेम है, सब कुछ सेम है, तो उसका डिफिकल्ट क्यों बनाया गया।
ठीक है, ये लॉजिक है। तो फिर क्या होता है अगर ऐसा कोई सिचुएशन आ जाती है, अभी आपके 12th बोर्ड्स में से सिचुएशन कम आती है कि इस तरीके से डिस्क्रिपेंसी हो, लेकिन आगे जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, स्पेशली गवर्नमेंट लेवल के एंट्रेंस एग्जाम्स, गवर्नमेंट एग्जाम्स इसको हम बोलते हैं, कंपटीशन एग्जाम्स, रेलवे के, एसएससी के, आईएएस के, यूपीएससी, आरपीएससी, इनमें ये डिस्क्रिपेंसी बहुत होती है। इनमें ये डिस्क्रिपेंसी क्या होती है, बहुत होती है कि कोई सेट डिफिकल्ट आया, कोई सेट इजी आया। तो उनका फाइनल रिजल्ट बनाने के लिए इनको वेट्स अलॉट किए जाते हैं। क्या अलॉट किए जाते हैं? वेट्स। जिसका डिफिकल्ट आया उसके एक क्वेश्चन का आंसर 1.5 नंबर का कर दिया जाता है, फॉर एन एग्जाम्पल। और जिसका इजी आया उसका एक क्वेश्चन का एक ही नंबर मिलेगा। मान लो एवरेज आया तो उसको 1.25 नंबर मिल जाएगा, ताकि वो बैलेंस हो जाए। भाई उन्होंने वो 70 ही कर पाए, लेकिन उनका एक क्वेश्चन मान लो कि 1.25 नंबर का है, तो करीब करीब वो 100 के पास आ गए ना। समझ गए क्या? इस तरीके से वेट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर आपको वेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए कि एक काम करो, देखो ये जो डी है ना, इसका डिफिकल्ट था, इसका एक क्वेश्चन 4 नंबर का है। ये सबसे आसान था, इसका एक क्वेश्चन मान लो कि 2 नंबर का है। 80 वाले का ऐसे मान लो 3 का है। और 90 वाले का ऐसे मान लो कि 2.5 का है, 2.5 का है। तो अब आप कैसे एवरेज निकालोगे? पहले आप एवरेज कैसे निकालते पता है? इन सबको जोड़ते और डिवाइडेड बाय क्या कर देते? 4 कर देते। पहले आप एवरेज ऐसे निकालते। लेकिन इसको बोलते हैं वेटेड एवरेज। इसको क्या बोलते हैं? एक तो एवरेज होता है, आपने पढ़ा होगा बचपन में, ये वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज का मतलब वेट्स डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद एवरेज निकालो। अब आप वेट्स डिस्ट्रीब्यूट पता है कैसे करेंगे? इसको अपने अपने रेस्पेक्टिव वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 90 का ढाई गुना कितना हुआ? 180, 245, नहीं 180 और 45, 225। ठीक है, 80 का 3 गुना कितना हुआ? 240। 90, 95 का 2 गुना कितना हुआ? 190। और 70 का 4 गुना कितना हुआ? 280। अब इस हिसाब से ये हाईएस्ट है। अब इस हिसाब से जो डी कल तक लोवेस्ट चल रहा था, अब क्या हो गया? ये हाईएस्ट हो गया, उसकी डिफिकल्टी लेवल को बैलेंस करने के लिए। अब आप एवरेज कैसे निकालेंगे? पहले आप एवरेज कैसे निकालते? सबको जोड़ के डिवाइडेड बाय 4। लेकिन जब वेट्स अलॉट हो गए, अब आप एवरेज कैसे निकालेंगे? इनका इनसे गुणा किया और फिर जो टोटल आया, इस टोटल को आप पता है किससे डिवाइड करेंगे? 4 से नहीं कराएंगे, इन वेट्स के टोटल से कराएंगे। इनवेट्स का टोटल जैसे 4 और 2 6 और 3 9 और 2 11.5 आ गया, तो इसको 11.5 से टोटल कराएंगे। और ये जो एवरेज आएगा, इसको बोलते हैं वेटेड एवरेज। वेट्स डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद एवरेज। तो वेटेड एवरेज का मीनिंग समझ में आया क्या? क्योंकि अभी मीन या एक्सपेक्टेशन की डेफिनेशन में यही लिखा हुआ है कि मीन या एक्सपेक्टेशन वेटेड एवरेज होता है। क्या? नॉर्मलाइजेशन, हाँ वही, मतलब डिफिकल्टी और इजी लेवल को नॉर्मल कर देना, सबको एक ही स्टेज पे ले आना। सबको उठा के एक ही स्टेज पे ले आना, वो एक ही बात है, करीब करीब ये कहना चाह रहे हो? ठीक है, तो ये चीज समझ आई प्रियांशी? हम्म। टॉपिक में इंटरेस्ट आ रहा है ना? कि मेरा नहीं है ये, मैं तो क्यों पढ़ूं? है ना, सब सबका है ना। जिंदगी कोई भी टॉपिक, मैं हमेशा कहता हूँ, कोई भी टॉपिक पर्टिकुलर टाइम्स के लिए आपके कोर्स से बाहर जा सकता है, जिंदगी से बाहर नहीं जा सकता। कोई भी टॉपिक कभी जिंदगी से बाहर जा ही नहीं सकता। असली जिंदगी तो ऐसे ऐसे टॉपिक दिखाएगी अभी आपको आगे, जो बुक्स में है ही नहीं। तो भैया सब सीखते चलो, और इसको अपॉर्चुनिटी सीखो कि लो कि ये तो हमको सीखना चाहिए और सीखना है। ओके? ठीक है। लाइफ इज अ कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस, दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से कीप लर्निंग। ठीक है ना, कीप लर्निंग टिल एंड। हमेशा सीखते रहो। ओके? चलो, तो आ जाओ वेटेड एवरेज की बात करते हैं। वेटेड एवरेज क्लियर है? अब मीन क्या कहता है? मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल क्या कहता है? मीन भी एक वेटेड एवरेज है। तो सर वेटेड एवरेज है तो वेट्स कैसे देंगे? वो प्रोबेबिलिटीज ही उनकी वेट्स हैं। हर एक रैंडम वेरिएबल एक्स है ना, जैसे एक्स अभी क्या था? 0 1 2। तो मैंने कहा मीन निकालो, तो ऐसे मत कर देना 0 1 2 को जोड़ दिया और डिवाइडेड बाय 3 कर दिया। ये तो एक जनरल एवरेज निकालने का तरीका हो गया। हमको वेटेड एवरेज निकालना है। क्या निकालना है? वेटेड एवरेज। तो सर वेट्स किसको देंगे? अभी जैसे ये वेट्स मैंने दिए, तो एक फॉर एन एग्जाम्पल ऐसे ही दे दिए, एग्जाम्पल के तौर पे। वहां पे आप वेट्स कैसे देंगे? वेट्स आप जो प्रोबेबिलिटीज लिख रहे हो, वही उनके वेट्स हैं। तो आप वेट से मल्टीप्लाई करो उन सबको, और फिर टोटल को टोटल नंबर ऑफ वेट्स से डिवाइड कर दो। टोटल नंबर ऑफ वेट्स, जैसे टोटल ऑफ वेट्स यहाँ पे 11.5 आ रहा है, वहां पे प्रोबेबिलिटीज का सम क्या आएगा बताओ? 1 ही आएगा। तो 1 से डिवाइड कराना है, दैट मीन्स किसी से डिवाइड ही नहीं कराना है। ओके? 1 से डिवाइड कराना मतलब डिवाइड ही मत कराओ, क्योंकि वहां पे प्रोबेबिलिटीज का सम तो 1 ही आना है ना, हर हाल में बनाना है। अगर 1 नहीं आ रहा तो आपने टेबल ही गलत बनाई है। समेशन पी आई तो 1 आना ही चाहिए। समझ आया? ओके ऋषिका? क्लियर है यहां तक? ठीक है, एक बार पढ़ते हैं वापस।
मीन और एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स इज द वेटेड एवरेज ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स की जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज है सबका वेटेड एवरेज लेना है। वेयर वेट्स कैसे देना है आपको, रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज को वेट्स मानना है ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। लेट द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स भी एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री अप टू एक्स एन। हमने मान लिया कि एक्स की पॉसिबल वैल्यूज क्या है, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स एन, और उनकी प्रोबेबिलिटीज को हमने मान लिया पी वन पी टू पी थ्री अप टू पी एन। तो मीन निकालने का फॉर्मूला रेडी हो रहा है नीचे। सो मीन इक्वल टू मीन ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स इक्वल टू म्यू। म्यू से हम डिनोट करा सकते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स से डिनोट करा सकते हैं। क्या लिखा है ऊपर देखो, समेशन एक्स आई पी आई डिवाइडेड बाई समेशन पी आई। एक्स आई को उसके पी आई से गुणा कराओ और एक कॉलम, ये तीन कॉलम बन जाएंगे, एक तो बन जाएगा एक्स आई, एक कॉलम बन जाएगा पी आई और एक कॉलम बन जाएगा एक्स आई पी आई। याद करो टेंथ में ये एक्स आई एफ आई होता था एक्स आई एफ आई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में, तो वो एफ आई की जगह पी आई ने ले लिए, बाकी सब सेम चल रहा है। एफ आई की जगह किसने ले लिया है, पीआई ने ले लिया, फ्रीक्वेंसी की जगह प्रोबेबिलिटी ने ले लिया, बाकी सब सेम चल रहा है। फिर इसका टोटल डिवाइडेड बाय, इधर फ्रीक्वेंसी के टोटल से डिवाइड करते थे, अभी अपन प्रोबेबिलिटी के टोटल से डिवाइड करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी का टोटल तो हर हाल में बनाना है। तो ये समेशन पीआई कहने को तो यहाँ पे लिखा है, बट हम जानते हैं कि समेशन पीआई तो वन ही होता है, तो एक्सपेक्टेशन निकालने का केवल इतना सा फॉर्मूला है। फिर समेशन एक्स आई पी आई, उस लास्ट कॉलम का जो टोटल है वही एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, उस लास्ट कॉलम का जो टोटल है वही हमारी क्या है, एक्सपेक्टेशन या मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स है। क्लियर है क्या? सो मीन निकालने का फाइनल फॉर्मूला रेडी हो गया। कैसे रेडी हो गया, समेशन पीआई को हमने हटा ही दिया बीच में डिनोमिनेटर से और केवल इतना सा फॉर्मूला रख दिया। तो मीन निकालने का फॉर्मूला याद हुआ, बस एक और वेरिएंस बचता है, स्टैंडर्ड डेविएशन तो उसी का रूट होता है, सब जानते हैं। चलें फटाफट वेरिएंस पे, लास्ट एंड फाइनल टॉपिक। मीन निकालने का फॉर्मूला याद हुआ, बताओ क्या हुआ, समेशन एक्स आई टी आई। ओके ठीक, चलो नेक्स्ट। विधि, विधि आओ। हम्म, यहाँ आ जाओ, ये यहाँ आ जाओ, कहीं भी आ जाओ। हम्म, 2 मिनट में विधि का पेपर ले आता हूँ। द नेक्स्ट टॉपिक इज वेरिएंस ऑब्लिक वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी कहते हैं या वेरिएंस कहते हैं ना। अगेन कम टू एन एग्जाम्पल। मान लो तीन, या एक बैट्समैन है मान लो, या दो बैट्समैन है, चलो ऐसा करो, दो बैट्समैन है, बैट्समैन नंबर वन, बैट्समैन नंबर वन, बैट्समैन नंबर टू। अब जिसको क्रिकेट में कम भी इंटरेस्ट है तो इतना तो समझते होंगे, रन्स बनाना बैट्समैन, इतना तो सब जानते ही होंगे क्योंकि क्रिकेट तो रिलीजन है इंडिया में। यस। तो मान लो कि 3 मैचेस में उसका स्कोर ये है, बैट्समैन नंबर वन का 3 मैचेस में स्कोर देखना ध्यान से। एक मैच में उसने बनाए हैं 60 रन, ओके, दूसरे मैच में उसने बनाए हैं 50 रन, और तीसरे में उसने बनाए हैं 40 रन। बैट्समैन नंबर टू ने क्या किया, एक मैच में बनाए 0, लेकिन अगले में सेंचुरी एंड देन 50। ओके, अब बैट्समैन नंबर वन बैट्समैन नंबर टू को मैच 4 के लिए पिक करना है, और दोनों में से किसी एक को ही पिक कर सकते हैं, या तो बैट्समैन वन को ही पिक कर सकते हैं मैच 4 के लिए, या बैट्समैन टू को, एक ही की जगह खाली है वहां पे, है ना, एक ही जगह, एक ही जगह एक ही बैट्समैन फिट होता है वहां पे। तो अब सेलेक्टर्स के सामने परेशानी है कि बैट्समैन वन को सेलेक्ट करें या बैट्समैन टू को सेलेक्ट करें। तो किसी ने का टोटल देख लो ना, तीनों मैच में किसने रन बनाए, तो इसका भी टोटल 150 चेक करो, और इसका भी टोटल 150। तो 150 टोटल है सर। अब वापस सेलेक्टर्स असमंजस में आ गए, किसको सेलेक्ट करें, तो किसी ने का एवरेज निकाल लो, किसका एवरेज अच्छा है। तो 150 को 3 से डिवाइड करो जरा, 150 को 3 से डिवाइड करो, तो यहां पर भी एवरेज क्या निकला, 50, और यहां पर भी 150 टोटल, तो 150 को 3 से डिवाइड किया, यहाँ पे भी एवरेज क्या निकला, 50। तो ये एवरेज क्या होता है, मीन ही तो होता है। ये एवरेज क्या होता है, मीन ही तो होता है। तो अर्थमेटिक मीन ने भी हेल्प नहीं करी। ठीक है, तो हमको लगता है कि मीन निकालने से प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है, लेकिन मीन भी बराबर निकला। तो अब मीन के बाद नेक्स्ट चीज आती है वेरिएबिलिटी या वेरिएंस। अब सुनना ध्यान से, एक ही लाइन में डिफाइन कर रहा हूं। वेरिएबिलिटी या वेरिएंस मीन से आपकी दूरी होती है, आप अपने मीन के कितना इर्द गिर्द रहते हो। मतलब अगर आपका एवरेज 50 रन है, तो आप क्या हर मैच में 50 रन के इर्द गिर्द रन बनाते भी हो, यानी आपकी स्टेबिलिटी या कंसिस्टेंसी जिसको अपन बोलते हैं। तो बैट्समैन की, उस बैट्समैन की ज्यादा वैल्यू होती है जो कंसिस्टेंट रहता है या अपने एवरेज के इर्द गिर्द रहता है। फॉर एग्जांपल, अगर विराट कोहली का एवरेज 60 रन पर मैच है ओडीआई में, तो वो 60 रन के आसपास के रन हर मैच में बनाता है, 40 50 60 70। ऐसे नहीं बनाता है कि एक में 0 बनाए और एक में 200। तो ऐसे बैट्समैन की वैल्यू उतनी नहीं होती जितनी कि ऐसे बैट्समैन, मतलब ऐसे बैट्समैन को ज्यादा पिक किया जाता है जो स्टेबल होता है, जो कंसिस्टेंट होता है। समझ गए?
क्लियर है? जैसे हमारे जमाने में जाए तो एक बैट्समैन होते थे राहुल द्रविड़ और एक बैट्समैन होते थे वीरेंद्र सहवाग। आपने तो खेलते हुए नहीं देखा होगा, हम तो उनको खेल देखते देखते बड़े हुए, मतलब वीडियोस में देखा होगा, लाइव नहीं देखा होगा, हमने तो लाइव देखे थे, है ना? तो वो तो जमाना ही कुछ और था। तो उस टाइम राहुल द्रविड़ वॉज बैट्समैन नंबर 1 एंड वीरेंद्र सहवाग वाज लाइक बैट्समैन नंबर 2। तो होना तो क्या, दोनों का दोनों की वो मिक्स होना चाहिए, मतलब इसमें भी डल सके आदमी। अब मॉडर्न डे क्रिकेट में क्या करते हैं, ऐसा भी डलना चाहिए आपको और ऐसा भी डलना चाहिए। बट चलो उसको हटा दे, में दोनों चीज नहीं है, तो एक बैट्समैन में 1 नंबर क्वालिटी हो सकती है, 2 नंबर क्वालिटी हो सकती है। इंपॉर्टेंस दोनों की है, इंपॉर्टेंस दोनों की एज पर द सिचुएशन। मान लो एक ऐसा मैच है, उस मैच में आपको उठा उठा के मारना है, तो बैट्समैन 2 नंबर विल बी पिक्ड अप, है ना? क्योंकि ये इसका पता नहीं है, ये 10 मैच में 0 पे आउट हुआ, लेकिन आ गया तो ट्रिपल सेंचुरी भी मार जाए, है ना? पहली ट्रिपल सेंचुरी भी हमारे जमाने में उन्होंने ही मारी थी, सहवाग, टेस्ट में। आज भी उन्हीं की है, शायद किसी की है ही नहीं अभी तक भी, है ना? वो भी हमने लाइव देखा था। ठीक है, तो अब मार दी तो उन्होंने ही मार दी, क्योंकि उनको रुकना ही नहीं है, उनको तो आके ही मारना है। अब उस दिन उनका दिन चल गया, मार दी। ठीक है, ओके। और बैट्समैन नंबर 1, मान लो ऐसा मैच है जिसमें रुकना है, जाके पिच पे जाकर रुकना है, तो फिर राहुल द्रविड़ विल बी सेलेक्टेड बैट्समैन नंबर 1, जिससे स्टेबल हो, ज्यादा कंसिस्टेंट हो। ठीक है, तो कनेक्ट हो गए ना टॉपिक से? टॉपिक में इंटरेस्ट आ गया ना अचानक से? अब सुनो, तो आप अपने एवरेज से कितना भटकते हो? तो इसका एवरेज 50 है, तो ये 50 के आसपास है। देखो 60 रन 50 के आसपास होता है ना, ये एग्जैक्ट 50 आए ना, एग्जैक्ट एवरेज पे आ गए। और 10 रन कम भी बना रहे हो लेकिन एवरेज के आसपास हो। ये देखो अपने एवरेज से कितना दूर है, अभी भी दूर है, बस एक मैच में ये एवरेज के पास है। तो जो जितना अपने एवरेज के पास रहेगा उसको ज्यादा स्टेबल और कम वेरिएबल माना जाएगा, और जो अपने एवरेज से दूर जाएगा उसको कम स्टेबल और ज्यादा वेरिएबल माना जाएगा। यानी वेरिएबिलिटी और स्टेबिलिटी एक दूसरे की उल्टी चीजें हैं। वेरिएबिलिटी और स्टेबिलिटी एक दूसरे की उल्टी चीजें। अगर वेरिएबिलिटी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम है, और वेरिएबिलिटी कम है, वेरिएबिलिटी मतलब दूर भाग रहा है वो अगर ज्यादा है तो यानी स्टेबिलिटी कम है। और वेरिएबिलिटी कम है दैट मीन्स वो चीज, वो जो है एक्स नामक वेरिएबल, वो क्या है, कम स्टेबल है। समझ गए क्या? सारी बात सीख गए, तो वेरिएंस का मीनिंग भी सीख गए। अपने खुद के एवरेज से आपकी हर एक कंपोनेंट के, हर एक जो भी एक्स की वैल्यूज होंगी उनकी डिफरेंस देखा जाएगा। उनका क्या देखा जाएगा? डिफरेंस देखा जाएगा। अब ये काम कैसे होगा देखते हैं। अच्छा, वेरिएंस की डेफिनेशन तो आपने 11th में भी सीखी होगी, सीखी होगी स्टैटिस्टिक्स में। स्टैटिस्टिक्स में वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, होगा होगा। चलो देखो, इन सिंपल टर्म्स वेरिएंस मींस हाउ फार इज द मीन फ्रॉम द गिवन ऑब्जर्वेशंस। गिवन ऑब्जर्वेशन से आपका मीन कितना दूर है, यही वेरिएंस होता है। समझ गए? गिवन ऑब्जर्वेशन से आपका मीन, मीन तो निकालना ही पड़ेगा मतलब इसमें, है ना? तभी तो मीन से अगली चीज है ये, कितना दूर है। दैट इज वेरिएंस इज स्मॉल when the values of the random variable are close to the mean of the random variable and vice versa। vice versa मतलब इसका उल्टा, जितना आपकी वैल्यूज जो है रैंडम वेरिएबल के नजदीक हैं वेरिएंस उतना ही कम होगा, और वाइसी वर्सा कर दो, जितना दूर है उतना ही ज्यादा होगा। समझ गए? तो आपको जैसे मान लो एक टेबल दे दी और आपसे पूछा जाए कि किसको पिक करना चाहिए, तो वेरिएंस निकालने के बाद उसको पिक मत करना जिसका वेरिएंस ज्यादा आ रहा है, जिसका वेरिएंस कम आ रहा है उसको पिक करना है, वो ज्यादा प्रेफरेबल माना जाएगा क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। ओके, लेट द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स विल बी दिस 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 दिस। ये मान लो पॉसिबल वैल्यूज हैं। अब आ जाओ, फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है, प्रोबेबिलिटीज वही P1 P2 P3 अप टू दिस दिस दिस। तो वेरिएंस डिफाइन करने का फॉर्मूला देखेंगे अब हम। तो देखो ये वेरिएंस का फॉर्मूला, इसको ध्यान से देखो, इधर देखो ध्यान से। ये तो मीन निकाल, ये तो ऑब्जर्वेशन है मेरे, मतलब एक्स की पॉसिबल वैल्यूज है, इसमें से मीन को माइनस करेंगे, जो भी हमने एवरेज निकाला अभी उसको माइनस करेंगे। माइनस करके और फिर उसका कर देंगे हम स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायर क्यों किया? अब सपोज करो अभी जो हमने वेरिएंस निकाल, अभी जैसे हमने जो बैट्समैन लिए थे उसके क्या थे, 0, नहीं क्या था स्कोर, 40, 60, 50 और 40, और दूसरे का क्या था, चलो पहले का ले। तो अब इसका एवरेज क्या आया था, 50। तो 60 में से 50 गया तो 10, 50 में से 50 गया तो 0, मतलब आप एवरेज से कितना दूर हो, है ना? 40 में से 50 गया -10। अब अगर आप इसका सम कर दो तो ये तो 0 आ जाता है, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव क्वांटिटीज कट भी सकती है। तो वो 0 ना आए इसलिए इस कॉलम का भी स्क्वायर किया जाता है और एक अगला कॉलम और रेडी किया जाता है, सो 0, सो ताकि कुछ एक डिसीजन पे हम पहुंच सके। तो क्या किया इसने, एक्स आई माइनस म्यू का भी क्या कर दिया इसने, होल स्क्वायर कर दिया। और फाइनली फिर उसको पीआई से मल्टीप्लाई तो करना है क्योंकि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है भाई।
जैसे उसमें लास्ट में फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई तो करते ही करते थे ना 10th क्लास में, तो इसमें प्रोबेबिलिटी वाले कॉलम से फाइनली उसको मल्टीप्लाई करना ही करना है, और फिर उसका जो भी वो जो कॉलम बनेगा, मतलब इसको भी अपने पीआई से मल्टीप्लाई करके फिर जो टोटल आएगा वो टोटल मेरा वेरिएंस माना जाएगा। ठीक है, क्या करना है, मीन निकालना है, मीन से डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस से स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर को फिर पीआई से मल्टीप्लाई कराना है, और फिर उस फाइनल उस कॉलम का टोटल करना है। उसको कहते हैं वेरिएंस। उसको क्या कहते हैं, वेरिएंस। इसका नोटेशन या तो वेरिएंस ऑफ एक्स या स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। अब आपने देखो रंस, अभी जैसे भी मान लो हमारा वेरिएंस था, क्या था वेरिएंस फिर से बताओ, वो सॉरी मतलब एक्स की वैल्यूज क्या थी, 60, 50, 40। फिर आपने डिफरेंस निकाला तो क्या निकला, 10, 0, -10। फिर आपने स्क्वायर निकाला तो क्या निकला, 100। और फिर क्या निकाला, इसका स्क्वायर 0, इसका स्क्वायर 100। तो अब देखो जो रन्स बन रहे थे, ये वैल्यू उससे उससे थोड़ी सी दूर चली गई, क्योंकि ये तो रन्स का स्क्वायर है। ये तो क्या है, रन्स का स्क्वायर है। तो अब इनका जो टोटल आएगा फाइनल चीज, उसको रन से कैसे रिलेट करोगे, आप ऐसे थोड़ा ना कहोगे, मान लो 30 आ गया तो 30 रन का स्क्वायर तो 900 होता है, तो आप ऐसे थोड़ा ना कहोगे कि इसका वेरिएंस 900 रन है। तो ये तो कहना अनजस्टिफाइड होगा ना, क्योंकि आपने स्क्वायर किया है उस वैल्यूज का। तो उसको बैलेंस करने के लिए आप वापस क्या कर देते हो, रूट कर देते हो, और उस चीज को बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। यानी कि वेरिएबिलिटी भी वेरिएंस से ना देखकर किससे देखी जाती है, स्टैंडर्ड। जो स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस का बस रूट होता है, वो इसलिए किया जाता है क्योंकि आपने एक जगह स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर कर दिया तो आप अपनी जो एक्चुअल वैल्यूज है उससे दूर चले गए। एक्चुअल वैल्यूज 30 रन थी, अभी आप 900 रन की बात कर रहे हो, तो 900 रन की बात कैसे करोगे आप एक 30 रन वाली चीज से, है ना। वो दूर चले गए, तो वापस उसी लेवल पे आने के लिए, किसी को क्वाड्रेटिक बना दिया तो वापस लीनियर बनाने के लिए रूट करेंगे ना, तो वापस उसी स्टेज पे आने के लिए आपने वेरिएंस का भी फिर वापस क्या कर दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, क्लियर है। तो ये वेरिएंस का फॉर्मूला याद हुआ क्या, पढ़ो एक बार ढंग से, पढ़ लो। समेशन का मतलब है इन सबका फिर फाइनली क्या करना है, सम करना है, उस कॉलम का सम करना है। ठीक है, किस कॉलम का सम करना है, यह है एक्स आई, यह है पी आई। फिर आप क्या करोगे, एक्स आई में से म्यू को माइनस करोगे, फिर अगला कॉलम क्या बनेगा, इसका स्क्वायर बनेगा। फिर अगला कॉलम क्या बनेगा, इसको पी आई से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स आई माइनस म्यू के होल स्क्वायर को पी आई से मल्टीप्लाई, और फाइनली ये जो कॉलम आएगा इसका क्या कर देंगे हम, सम। उस सम को हम क्या कहेंगे, वेरिएंस। उस सम को क्या कहेंगे, वेरिएंस। ठीक है, तो फॉर्मूला याद हो गया। बोलो, लक्ष्य याद हुआ, व्हाट इज द फॉर्मूला, पढ़ो। मल्टीप्लाइड बाय पी आई, मल्टीप्लाइड बाय पी आर। ठीक है, वेर आई की वैल्यू 1 से लेके एन है, जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज लिए। अब ये फॉर्मूला याद हो गया ना, अच्छी बात है, याद होना चाहिए, बट ये फॉर्मूला प्रैक्टिकल नहीं है। अब प्रैक्टिकल क्यों नहीं है, सुनो ध्यान से। लेट से एक्स आई की वैल्यूज ऐसी हैं 1.01 या 1.03, और म्यू से माइनस करने के बाद मान लो उसकी वैल्यूज कुछ ऐसी मिली 0.57, 0.67। तो इसका स्क्वायर करना हर बार, स्क्वायर करके फिर पीआई से और मल्टीप्लाई करना, तो ये काफी हैक्टिक टास्क हो जाएगा, है ना। मैं नहीं कह रहा हूं हमेशा होगा, अभी जैसे मैंने रन्स लिए तो उसमें तो नहीं हो रहा था, लेकिन इसमें तो हो जाएगा। तो क्योंकि एक्सआई तो कुछ भी आ सकता है ना। तो इस फॉर्मूले को थोड़ा आसान करने के लिए अनदर फॉर्मूला क्रिएट किया गया वेरिएंस से, अनदर फॉर्मूला इसी को एक्सपेंड करके क्रिएट किया, ऐसा नहीं कोई नया फॉर्मूला लाए, है ना। इसी फॉर्मूला को आप क्या करो, एक्सप्लोर कर दो, होल स्क्वायर को खोल दो। क्या कर दो आप, होल स्क्वायर को खोल दो। तो जैसे आप होल स्क्वायर खोलोगे तो एक आसान और एक नया फॉर्मूला निकल के आएगा। अब देखो मैं खोल रहा हूं, ये है हमारे पास ओरिजिनल फॉर्मूला, ध्यान से देखना। ये ए स्क्वायर, ये -2ab, ये +b स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। ए माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल दिया मैंने इसको, एक्स आई का स्क्वायर हो गया, 2 × एक्स आई × म्यू हो गया, और म्यू का स्क्वायर हो गया, पी आई आज भी बाहर बैठा है, समेशन आज भी बाहर बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। चलो अब पी आई को 1 to 1 मल्टीप्लाई कराओ, इससे इससे इससे, तो 3 एक्सप्रेशन ऐसे निकल के आएगा, 1 2 3, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है, बाहर समेशन है। अब आप समेशन को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, अब आप क्या करोगे, समेशन को अंदर डिस्ट्रीब्यूट करोगे। अब समेशन को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं पता है, समेशन को डिस्ट्रीब्यूट हम ऐसे करते हैं कि जहां जहां आई है, जैसे यहाँ आई है, 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 तो जहां जहां आई है वहां तो बस ये इसके आगे जाके फिट हो जाता है, एज इट इज फिट हो गया। फिर ये एज इट इज यहाँ पे फिट हो गया, और ये एज इट इज पी आई पे फिट हो गया। जहां पे आई नहीं है सर, उसका क्या करें, उसको एज कांस्टेंट समेशन से बाहर निकाल दो, निकल गया। जैसे ये 2 म्यू समेशन से बाहर निकल गया।
समझ गए? देखो इसका मतलब यह है कि x1 p1 को पहले म्यू से मल्टीप्लाई करो, 2 म्यू से, फिर x2 p2 को 2 म्यू से मल्टीप्लाई करो, फिर x3 p3 को 2 म्यू से मल्टीप्लाई करो, फिर x4 p4 को 2 म्यू से मल्टीप्लाई, और फाइनली सबका सम करो। तो सबको अगर मुझे 2 म्यू से मल्टीप्लाई ही करना है तो मैं 2 म्यू से फाइनली आखिरी में जाके मल्टीप्लाई कर दूंगा, पहले मैं इन सबको जोड़ दूं। समझ गए? पहले मैं इन सबको जोड़ दूं तो समेशन डिस्ट्रीब्यूट करना आ गया ना। अब कोई जैसे मान लो कोई ऐसे कह रहा है कि सर ये मेरे कोर्स में नहीं है, तो एक चीज बताओ, समेशन डिस्ट्रीब्यूट करना तो मैथ्स के कोर्स में हमेशा ही रहता है ना। तो मान लो आज तक उसको ये भी नहीं आता था कि समेशन कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वो भी सीख लिया ना उसने। सीख लिया कि नहीं सीख लिया? बोलो। मान लो जैसे कि मुझे करना है 2 × x1 p1, फिर मुझे उसी को 2 को मल्टीप्लाई करना है x2 p2, फिर मुझे उसी 2 को मल्टीप्लाई करना है x3 p3, और फाइनली ऐसे करते करते मुझे आखिरी में चाहिए सम। तो मैं क्यों ना इनको जोड़ के फाइनल आंसर को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। सबको 2 से क्यों मल्टीप्लाई करूं, इन सबको जोड़ के मैं फाइनल आंसर को 2 से मल्टीप्लाई करूं, वो ज्यादा आसान रहेगा ना। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, समेशन को जैसे डिस्ट्रीब्यूट किया तो मैंने 2 म्यू को कांस्टेंट को बाहर रखा। मतलब समेशन डिस्ट्रीब्यूशन में कांस्टेंट वही है जिसके आगे आई नहीं लगा हुआ, जिसके आगे आई नहीं लगा हुआ। तो 2 म्यू के आगे आई नहीं लगा हुआ तो ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, और समेशन केवल एक्स आई पी आई नामक कॉलम का होगा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है? अब आगे बढ़ो। अब आप ध्यान से देखो, इन दोनों को आप जानते हो, ध्यान से देखो, आप इन दोनों को जानते हो क्या? देखे देखे लग रहे हैं? ये कुछ नहीं है, ये म्यू ही तो है, चेक करो। अभी अपन ने ऊपर फॉर्मूला लगाया था ना, समेशन एक्स आई पी आई, और समेशन पी आई की वैल्यू 1 होती है। होती है क्या? तो 2 म्यू इंटू म्यू क्या हो गया, 2 म्यू स्क्वायर, और म्यू स्क्वायर इंटू 1 क्या हो गया, म्यू स्क्वायर। अब 2 - 2 म्यू स्क्वायर में एक म्यू स्क्वायर जोड़ा, तो क्या बना, -म्यू स्क्वायर। क्या बना? माइनस। इसका रीजन डाल दिया हमने यहाँ पे, बिकॉज समेशन एक्स आई पी आई म्यू होता है और बिकॉज समेशन पी आई 1 होता है। तो फाइनल यहाँ से यहाँ आ गया मैं, -2 म्यू स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर करके -म्यू स्क्वायर आ गया। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है? अब सुनना ध्यान से, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या बताया था आपने, बताना एक बार, किसी को याद है? समेशन एक्स आई पी आई, दैट्स इट, यही। क्या? वो उसको तो बोला ही नहीं ना, यही फॉर्मूला हो गया ना एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का। तो अब सुनो ध्यान से, अगर मैं एक्स आई की पावर यहाँ पे 2 कर दूं, तो ये समेशन एक्स स्क्वायर माना, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माना जाएगा। अगर मैं 3 कर दूं तो ये एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्यूब माना जाएगा। अगर मैं 4 कर दूं तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स 4 माना जाएगा। यानी कि आप यहाँ पे डिग्री बढ़ाओगे तो इधर बढ़ जाएगी। पीआई में कोई डिग्री चेंजेस नहीं होगा, प्रोबेबिलिटी में कोई चेंजेस नहीं होगा, प्रोबेबिलिटी बस लास्ट में रखी रहेगी और फाइनल कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, जैसे क्लास 10th के टेबल्स में क्या होता था, फ्रीक्वेंसीज में कोई चेंजेस नहीं होता था, जो भी आखिरी कॉलम बना उसको एफआई से मल्टीप्लाई कराते थे। जैसे आपने एक्सआई से डीआई बनाया होगा, assumed मीन मेथड, फिर डीआई से आपने यूआई बनाया होगा, स्टेप डेविएशन मेथड। जो भी आप बनाओ आपकी मर्जी है, लेकिन फाइनली एफआई से मल्टीप्लाई कराना नहीं भूलना होता था ना लास्ट में। ठीक है, सिमिलरली इसमें लास्ट में पीआई से मल्टीप्लाई कराना नहीं भूलना, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी। अब सुनो, यहाँ पे स्क्रीन पे देखो, ये एक्सआई का स्क्वायर दिख रहा है। अगर ये एक्सआई पीआई होता तो उसको क्या कहता मैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। लेकिन ये स्क्वायर है, तो क्या कहेंगे हम, बोलो? एक्स का, एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन। एक्स का एक्सपेक्टेशन नहीं, एक्स जो एक्स रैंडम वेरिएबल निकला उसके स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन, यानी मीन भी उसके स्क्वायर का। ओके, माइनस म्यू क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होता है, उसका स्क्वायर है यानी इसका स्क्वायर है। तो ये है हमारा वेरिएंस का फाइनल फॉर्मूला। पढ़ो, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ये दोनों सेम नहीं है, काट के जीरो मत कर देना। ये एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन है, और ये जो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आया उसका होल स्क्वायर, उस वैल्यू का होल स्क्वायर है। समझ गए क्या? दिस इज द फाइनल फॉर्मूला टू फाइंड द वेरिएंस। आज और हमेशा यही फॉर्मूला याद रखना है, चाहे से आप इस फॉर्म में याद रखो या इसको ऐसे लिख दो, और चाहे से आप इस फॉर्म में याद रखो या इसको ऐसे लिख दो। ठीक है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब यही होता है, समेशन एक्स एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई। और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर करना है तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का फॉर्मूला अंदर रख दिया और उसका क्या कर दिया हमने, होल स्क्वायर कर दिया। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला टू फाइंड द वेरिएंस ऑफ ए रैंडम वेरिएबल एक्स। अब मुझे बताओ, इस कॉलम, इस वाले फॉर्मूला से जब आप वेरिएंस निकालेंगे तो आपको कॉलम्स कौन कौन से चाहिए होंगे? देखो, एक्स आई बनाना पड़ेगा आपको रैंडम वेरिएबल, पी आई आपको सोचना पड़ेगा उसकी प्रोबेबिलिटी। अब क्योंकि स्क्वायर है तो आपको इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको एक्स आई पी आई एक कॉलम चाहिए, और एक कॉलम चाहिए एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई। ठीक है, जब आप इसका टोटल करेंगे तो ये चीज है ये वाली। जब आप इसका टोटल करेंगे, जब आप इसका टोटल करेंगे
तो ये चीज है ये वाली, फिर उसका भी करना है आपको स्क्वायर। तो इसके वैल्यू में से इसका स्क्वायर माइनस करेंगे तब आपको फाइनल वेरिएंस मिलेगा। तो 5 कॉलम बनेंगे इससे। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है? ठीक है, चलो जी। वेरिएंस के बाद लास्ट टॉपिक स्टैंडर्ड डेविएशन, कुछ नहीं है, उसका रूट कर दो, दैट्स इट। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट, पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव नहीं लेना है, ऑफ द वेरिएंस ऑफ द रैंडम वेरिएबल। तो ये आपने वेरिएंस का फॉर्मूला सीखा अभी अभी, सीखा। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए उसका क्या कर दो, फाइनली रूट कर दो। ओके, दैट्स इट। Bernoulli trials is not in our topic. So that is it for the random variable x। इसके एक्सरसाइज हम कल से स्टार्ट करेंगे। रैंडम वेरिएबल बनाएंगे, बहुत सारा काम करना है, मतलब एक ही सवाल में रैंडम वेरिएबल बनाना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट करनी है, टेबल बनानी है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालना है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है, उनका डिफरेंस करके वेरिएंस निकालना है, स्क्वायर रूट करके स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। ओके, ये सब निकालेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।